So hello everyone, this is Vishal Sharma and you are watching Science Vision and Illusion channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी न्यू वीडियो। तो चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड के बारे में। ठीक है, जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाएंगे तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हम क्या देख रहे हैं, जब हम मान लीजिए किसी भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, जब हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं। अब ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड को मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप शुगर लीजिए यानी कि चीनी लीजिए। ठीक है, जब आप शुगर लेंगे और उसको पानी के साथ घोलेंगे तो अगर आप ज़्यादा पानी रखेंगे तो क्या बनेगा, शरबत बनेगा। और अगर आप कम पानी रखते हैं और चीनी की जो मात्रा है, ठीक है, क्वांटिटी है, उसको अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो क्या बनेगी, चाशनी बनेगी। तो चाशनी को आप कॉन्सेंट्रेटेड कह सकते हो और जो शरबत बन रहा है उसे आप क्या कह सकते हो, डाइल्यूट कह सकते हो। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। क्या कह रहा है, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, मतलब उसमें क्या होगा, जो एसिड की जो मात्रा होगी यानी क्वांटिटी होगी वो कम होगी। ओके, हम उसको वाटर के साथ घोल देते हैं तो उसमें क्या होगी, एसिड की जो क्वांटिटी होगी कम होगी, जस्ट लाइक शुगर। तो मैं ऊपर तो जगह नहीं है तो मैं आपको नीचे लिख के बता देता हूं कि जैसे मैंने शुगर यानी कि चीनी, ठीक है, शुगर यानी कि चीनी, अगर मैं इसको वाटर यानी कि H2O के साथ घोल देता हूं, इसका भी फॉर्मूला होता है बट मैंने अभी लिखा नहीं है। तो क्या बनेगा, अगर ये पानी की क्वांटिटी को मैं ज़्यादा रख दूं, पानी की क्वांटिटी अगर मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो क्या बनेगा, ये शरबत बनेगा। तो ये क्या, इसको जब शरबत बनेगा तो इसे आप डाइल्यूट कर दोगे। ठीक है, अगर इसकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा कर दी और अगर मैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दूं तो क्या बनेगा, कॉन्सनट्रेटेड बनेगा। हाँ, जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड वो क्या होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना। तो आपके मन में आई होप एक पॉइंट क्लियर हो रहा हो, वही मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है। ठीक है, तो जब हम मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ठीक है, इसको आप सॉल्ट में ऐसे दिखा सकते हैं। मैं आपको यहीं पे बता दूं कि मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट बोर्ड में लिख रहा हूँ वो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आई होप आपके पेपर में फुल मार्क्स आ जाएंगे। बस हाँ, आपको बुक तो देखनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ा नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया उसके बाद बुक ना देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ आपको 60% आपको 60 से 70% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी, बट आपको बुक की भी हेल्प लेनी होगी ताकि आपको ये समझ में आए कि मुझे लिखना कैसे है और मेरी इंग्लिश सही हो रही कि नहीं, और आपकी बुक में मे भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 70% मैं यहाँ पे आपको अच्छे पॉइंट दूँ, बट मे बी आपको कुछ अपनी बुक को एक्सप्लोर करते समय कुछ नए न्यू पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो जब मेटल रिएक्ट करता है विद डिफरेंट एसिड टू फॉर्म डिफरेंट सॉल्ट। ठीक है, जब मेटल, अब हम एक ही एसिड तो लेंगे नहीं। ठीक है, जब हम डिफरेंट मेटल को डिफरेंट एसिड के साथ क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे क्या बनेंगे, डिफरेंट सॉल्ट भी फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हमें क्या होंगे, डिफरेंट सॉल्ट्स मिलेंगे। तो एग्जांपल, चलिए अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम जिसे क्या कहते हैं, हम Na के रूप में जानते हैं। सोडियम को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं विद डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्साइड बोल रहा था मैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है, और इसके साथ हम लोग क्या, क्योंकि ये डाइल्यूट है तो हम इसके साथ DIL लगा देंगे, डाइल्यूट का साइन बना देंगे टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। सूत्र इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें, इसको फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है एंड लिबरेट, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या कहेंगे, H2 कहेंगे। हालांकि नीचे रिएक्शन दी हुई है लेकिन मैं फिर भी आपको यहां से बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी। तो जब हम सोडियम की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, और क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। हाइड्रोजन गैस तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी ना, तो ये वाला मैंने साइन बना दिया। तो ये क्या है, ये है सोडियम। ठीक है, ये है सोडियम, ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट हो गई। ओके,
तो ये हमारी रिएक्शन हुई। चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैग्नीशियम जिसे हम लोग Mg कहते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Mg होता है। ठीक है, Mg जब रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, DIL, डाइल्यूट को आप ऐसे दिखा दोगे, और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि MgCl2 को क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो अब देखिए ये आपका एग्जांपल है कि क्या है, जब मैग्नीशियम ने क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ठीक है, तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। सो हमने ये तो देखा कि एसिड किस किस के साथ, एसिड मतलब जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। बट अब हम आपको एक स्पेशल क्वांटिटी मतलब एक स्पेशल स्पेशलिटी बताने वाला हूँ कि जब सोडियम और पोटेशियम क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। जब ये सोडियम और पोटेशियम क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। मतलब ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। मतलब आपने इसमें डाला और तुरंत वो रिएक्शन को करे, तुरंत उसने अपनी रिएक्शन को शो कर दिया। ओके, जैसे आप घर में मतलब जैसे आप दीपावली पे पटाखे चलाते हो, जैसे ही आप आग छुआते हो, जैसे वहां तक पहुंचते हो, तुरंत क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा फास्टली कंप्लीट हो जाती है। ओके, उसने तुरंत ही ज्यादा हीट को एक्सेप्ट किया और तुरंत ही जल गया। वहीं अगर मैं कोयले की बात करूं तो कोयले में ऐसा होता है कि कोयले को आप जलाते हो, काफी देर तक हीट देते हो, उसको ज्यादा अमाउंट तक हीट देते हो, तब वो जाके कहीं उसमें मतलब वो हीट के साथ अच्छी तरह कोलैबोरेट कर पाता है। ओके, जिसमें आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। इसमें क्या हुआ, जो रिएक्शन कोयले ने जो हीट के साथ रिएक्शन की वो काफी देर में की, या मेटल जैसे अगर मैं आयरन की बात कर लूं तो आयरन को आप जब गर्म करते हो काफी देर तक काफी ज्यादा हीट देते हो, तब वो जाके उससे कहीं वो रिएक्ट कर पाता है किसी अदर, तब आप क्या कर सकते हो, को मेटल को यानी कि आयरन को किसी अदर उसके सब्सटेंस के साथ या अलग अदर मेटल के साथ रिएक्ट करवा पाते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं नॉर्मल की बात कर लूं तो क्या होता है, वो तुरंत ही जैसे आपने पटाखे घर में आते हैं, ठीक है, उनमें आप जैसे ही आग लगाते हो वैसे क्या होता है, वो फट जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो सोडियम होता है जिसे हम लोग Na कहते हैं, हम आपको बता चुके हैं, सोडियम जिसे हम लोग Na कहते हैं, पोटेशियम जिसे हम लोग केमिकल इक्वेशन में K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। अलग अगर मैं अगर और ज्यादा एसिड के साथ मैं कंपेयर करूं तो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ज्यादा फास्टली क्या करते हैं, रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, अब कॉपर जिसे हम लोग Cu कहते हैं, कॉपर एंड सिल्वर जिसे हम लोग Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एसिड की रिएक्शन किससे करवा रहे थे, हम जो मेटल की रिएक्शन थी, ये सारे मेटल ही तो थे, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, सिल्वर मेटल है, तो और ये कॉपर भी मेटल है। तो ये सारे मेटल की जो हम रिएक्शन करवा रहे थे वो किसके साथ करवा रहे थे, डाइल्यूट एसिड के साथ करवा रहे थे। बट कॉपर और सिल्वर ने क्या किया, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये अब डाइल्यूट रिएक्शन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो हम क्या करवाएंगे, दे रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब ये क्या करे, कंसंट्रेटेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिसका जो सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला होता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही नहीं लिख के बता रहा हूं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन करता है टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सल्फेट, और क्या बनाता है, जो मतलब जो भी मेटल होगा उसके फॉर्म उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, सल्फेट बनाएगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसे हम SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। SO2 उसका फॉर्मूला होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो जब कॉपर यानी कि Cu और सिल्वर यानी कि Ag क्या करता है, ये डाइल्यूट रिएक्शन के साथ, तो डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्शन कर नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इसको कंसंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो इसने क्या बनाया, उसने सल्फेट बनाया। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देख के मतलब ये जो नीचे लिखे हुए हैं मैं इनके अकॉर्डिंग बता दूंगा, अभी आप सिंपल समझिए। सल्फेट बनाएगा, रिस्पेक्टिव सल्फेट बनाएगा, और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को बनाएगा। ये क्या है, ये कॉपर है। कॉपर क्या है, मेटल है, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। ठीक है, इस एसिड का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, और ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। मैंने आपको यही तो बताया था, रिस्पेक्टिव सल्फेट।
तो कॉपर सल्फेट बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपर लिया था। अगर हम Ag लेते तो क्या बनता, सिल्वर। Ag मतलब सिल्वर होता है, तो सिल्वर सल्फेट बनता। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉपर लिया है, और कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो इसने क्या बनाया, एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव सल्फेट यानी कि कॉपर सल्फेट बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को फॉर्म कर दिया। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए सल्फर यहाँ पे एक है, डाई ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, मैं आपको नाम, हालांकि अभी आपको नाम लिखना नहीं सिखाऊंगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करना चाहूंगा, बट अब बता दे रहा हूँ नॉर्मल। सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, और ये क्या बन गया, ये तो वाटर है, हमें पता ही है। ठीक है, और ये क्या ले लिया मैंने, सिल्वर ले लिया। सिल्वर क्या है, सिल्वर हमारा मेटल है। सिल्वर क्या है, मेटल है। इसने फिर क्या किया, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन कर ली, और क्या बना दिया, सिल्वर सल्फेट को बना दिया, और सल्फर डाइऑक्साइड को बना दिया, जो कि हम ऊपर देख चुके थे, सल्फर डाइऑक्साइड बनता था, और वाटर को बना दिया। ठीक है, अब एक चीज और सुन लीजिए, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। गोल्ड जो होता है, गोल्ड यानी कि जिसको हम लोग Au से रिप्रेजेंट करते हैं, Au, ये क्या करता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विथ बेसिस। ठीक है, जब हम मेटल की रिएक्शन क्या करवाते हैं, बेस के साथ करवाते हैं। ओनली फ्यू मेटल, ठीक है, ओनली फ्यू मेटल, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम को Al कहते हैं, जिंक को Zn, हाँ, लेड को Pb कहते हैं। ठीक है, इन सब के सूत्र जो फॉर्मूले होंगे वो आपको पता ही होंगे। जिंक और जो लेड होता है जिसे Pb से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, Pb है, Pb लिखा हुआ है, Pb। ठीक है, और जब ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं विथ अ स्ट्रॉन्ग बेसिस। जब स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एंड रिलीज हाइड्रोजन गैसेस। और तो क्या, और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस को क्या कहते हैं, रिलीज करते हैं। हाँ, और जब, ठीक है, ये चीज इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप बुक में देख लीजिएगा, आपको और भी कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। तो और जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं, जो कि अभी के लिए आपको नहीं समझना है, आपको हायर क्लास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता नहीं है, बट काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपसे बहुत बात पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो कैसे करेंगे आप एक्सप्लेन, इसको समझाने के पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं। देखिए क्या है, जिंक। ये क्या है, जिंक। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा जिंक क्या है। जिंक एक मेटल है, और कॉपर सल्फेट भी एक मेटल है, बट ये इसके सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो क्या करती है, जब जिंक क्या करते हैं, रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट से, तो ये क्या करता है, कर देता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, अलग कर देता है, और जिंक सल्फेट बना लेता है। अब हमको जानना है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, तो अ रिएक्शन इन विच मेटल व्हेन दे रिएक्ट, तो अ रिएक्शन इन विच मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए एक मेटल ने क्या किया, रिएक्ट किया है, सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट किया है, और डिप्लेस द मेटल ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड डिप्लेसमेंट। और क्या कर दिया, डिप्लेस कर दिया ना, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया ना। किसने डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है। किससे, विद देयर सॉल्यूशंस, उसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस, उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, वही यहाँ पे कह रहा है। तो ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएगी, कहलाएगी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन डिस्प्लेस करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा। तो इसके लिए क्या होती है, एक सीरीज, एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी, जिसे क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। आपके सामने बन के आ रही होगी एक्टिविटी सीरीज की पिक्चर। ठीक है, इसमें जो सबसे मेटल जो सबसे ऊपर होती हैं, जो मेटल सबसे ऊपर होती हैं वो क्या होती है, ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, वो क्या करती है, नीचे वाली मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। जैसे क्या है, जिंक ज्यादा ऊपर है, देख पा रहे हैं आप पिक्चर में, देख पा रहे होंगे कि जिंक क्या है, ज्यादा ऊपर है, ओके, और कॉपर क्या है, उससे नीचे है। तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब आपको आई थिंक दैट इस रिएक्शन का पता चल गया होगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल, जो मेटल का अरेंजमेंट होता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। यानी कि मेटल का अरेंजमेंट, इस सीरीज में क्या होता है, मेटल का अरेंजमेंट होता है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, उनके रिएक्टिव वो कितनी ज्यादा एक्टिव है,
उसके क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। मतलब जो मेटल सबसे ज्यादा एक्टिव होगी वो ऊपर होगी, जो उससे कम एक्टिव होगी वो उसके नीचे होगी, जो उससे कम एक्टिव होगी जो उसके नीचे होगी। अब जो ज्यादा एक्टिव होगी वो क्या करेगी, जो कम एक्टिव वाली मेटल होगी उसको क्या करेगी, डिप्लेस कर देगी, हटा देगी, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव है। यही यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्टिविटी सीरीज, अगर आपसे पूछा जाए एक्टिविटी सीरीज क्या होती है तो आप क्या बता सकते हैं कि वो मेटल जो सबसे ज्यादा ऊपर होगी, कौन सी मेटल क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्शन करती है, ठीक है। मतलब दो चीजों को अगर मिलाया तुरंत क्या किया, रिएक्शन कर दिया, मतलब जिसने तुरंत रिएक्शन कर दिया वो क्या ज्यादा एक्टिव है। अगर आप पेट्रोल और मिट्टी के तेल को जलाओगे तो क्या होगा, मिट्टी का तेल भले ही थोड़ा देर में जले लेकिन पेट्रोल पहले आग पकड़ लेगा, मतलब क्या है, वो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। अब आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से आई होप समझ में आया हो, तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है। अब क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्टिव मेटल क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, जो एक्टिविटी सीरीज आपके सामने बन के आ रही थी उस सीरीज के अकॉर्डिंग अब मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब जो ज्यादा मेटल रिएक्टिव है वो क्या कर देती है, डिप्लेस कर देती है। किसको डिप्लेस कर देती है, लेस रिएक्टिव, जो कम रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो जो अगर मान लो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और इससे मान लीजिए एक कम रिएक्टिव मेटल है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा, तो वो क्या करेगी, उसको डिप्लेस कर देगी, जैसा आपको एग्जांपल में दिख रहा है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे क्या गया, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी सीरीज अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। वो यहाँ पे हमने बता ही दिया है, ठीक है। अ लेस रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड एट द लोअर पोजीशन, जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या होगी, लोअर पोजीशन यानी कि नीचे प्रेजेंट होगी, और जो मोर रिएक्टिव होगी वो क्या होगी, ऊपर प्रेजेंट होगी। ये भी हमें पता है, ठीक है। एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट डिप्लेस अ मोर रिएक्टिव, देखो क्या कह रहा है, place at the lower position in the activity series cannot displace a more reactive metal, मतलब वो मेटल जो क्या होंगे, लोअर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो नीचे होंगे वो क्या करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल को क्या नहीं कर पाएंगे, डिप्लेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर कोई मेटल ऊपर लिखा हुआ है और कोई मेटल नीचे लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर वाले मेटल की रिएक्शन नीचे वाले मेटल से करवाएंगे तो ये मेटल तो डिप्लेस कर देगा नीचे वाले मेटल को, बट नीचे जो लोअर में प्रेजेंट होगा मेटल वो क्या करेगा, अपर मेटल को यानी कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल को क्या नहीं कर पाएगा, डिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई, ये चीज भी हमने देख ली। चलिए अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे, मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में करके समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको बेटरली समझ में आए। तो जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, मैंने आपको हालांकि ये एग्जांपल ऑलरेडी समझा दिया था, बट एक बार मैं थोड़ा सा और डीपली लेके समझा देता हूँ ताकि आपको और बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो क्या होता है, जब जिंक रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है टू फॉर्म जिंक सल्फेट, तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, जो कि हम पहले भी देख चुके थे। एंड कॉपर को क्या करता है, डिप्लेस कर देता है। तो क्या कर देता है, जब जिंक क्या होता है, रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा था कि जिंक सल्फेट ने, मतलब जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया था, डिप्लेस कर दिया था। अब हमको क्या करना था, इसका पीछे का रीजन जानना था, तो हमने वो भी देख लिया था, ठीक है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, अब क्या है, हमने एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि जो मेटल ऊपर होता है वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है, और जो मेटल नीचे होता है वो क्या होता है, कम एक्टिव होता है। तो अब देखते हैं कि अब आपको अगर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको लिखेंगे कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, किससे रिएक्टिव होता है, कॉपर से, एज इट इज प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज। तो क्या होता है, जिंक क्या होता है, हायर, तो जिंक देन कॉपर क्या कह रहा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक क्या है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक कैसा है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, किससे रिएक्टिव है, देन कॉपर, कॉपर से क्या होता है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। जिंक क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, एज इट इज प्लेस्ड एट हायर प्लेस, एज इट इज प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि एक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या होता है, ऊपर होता है देन कॉपर, कॉपर से, ठीक है। सो इट कैन रिप्लेस कॉपर, तभी क्या कर पाता है, ये क्या कर पाता है, रिप्लेस कर पाता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर पाता है, रिप्लेस कर पाता है, ठीक है। बट कॉपर विल नेवर रिप्लेस जिंक, बट अगर हम देखें कॉपर क्या करेगा, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कॉपर क्योंकि नीचे होता है, ठीक है, नीचे प्रेजेंट होता है। तो यही कह रहा है, तो अगर हम यहाँ पे कॉपर ले लें और यहाँ जिंक ले लें तो कॉपर क्या कर पाएगा, जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा।
सो अगर हम यही रिएक्शन अगेन करवाएं, जैसे हमने ये रिएक्शन करवाई थी, इसका जस्ट अपोजिट करवाएं, कॉपर को यहाँ रख दें और जिंक सल्फेट को ऐसे रख दें, तो क्या करेगा, ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि कॉपर क्या है, नीचे प्रेजेंट होता है जिंक से, जिंक क्या होता है, कॉपर से ऊपर होता है, और कॉपर क्या होता है, जिंक से नीचे होता है। तो हमें पता है एक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा एक्टिव मेटल होता है वो क्या कर पाता है, वही डिप्लेस कर पाता है लोअर एक्टिव मेटल से, यानी कि कम एक्टिव मेटल से को डिप्लेस कर पाता है जो ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या है, द एक्टिविटी सीरीज टेल्स अस, जो एक्टिविटी सीरीज वो आपको क्या करती बताती है विच मेटल आर मोर रिएक्टिव, कौन सा मेटल क्या है, मोर रिएक्टिव है, एंड विच आर लेस रिएक्टिव, और कौन सा मेटल क्या है, कम रिएक्टिव है। इट आल्सो टेल अस वेदर आ डिप्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, मतलब एक्टिविटी सीरीज हमको ये तो बताती है कि कौन सा मेटल ज्यादा एक्टिव है, कौन सा मेटल कम एक्टिव है। अब जबकि ये बताएगी तो हमको ये भी बताएगी कि हमको ये भी पता होता है कि कम एक्टिव मेटल क्या कर पाता है, ज्यादा एक्टिव मेटल को क्या कर नहीं पाता है, डिप्लेस नहीं कर पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आपको ये रिएक्शन मतलब दिख जाए पेपर में और पूछा जाए कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, कॉपर क्या है, कम एक्टिव है, और जिंक क्या है, ज्यादा एक्टिव है। तो ये क्या कर पाएगा, कॉपर क्या जिंक को डिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो आपका आंसर यहां से क्लियर हो गया। तो जैसा कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे खत्म करवा चुका हूँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके लिए सारी खत्म करवा दी हैं। देखिए, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए जाके, मैंने इसके पूरी एक प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसपे मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को, मतलब सारे जितने भी इंपॉर्टेंट थे पॉइंट थे वो सारे क्लियर करवा दिए, जो कि समझने में डिफिकल्ट हो रहे थे। ठीक है, तो मैंने इस सारे पॉइंट को क्लियर करवा दिया है। और जो मेन पॉइंट आ रहा है वो है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, अभी तक हम क्या समझ रहे थे, हमने चीज़ों को क्यों समझा, क्योंकि हम उसके बारे में समझना चाहते थे कि इनका यूजेस क्या है, इनके उपयोग क्या है। ठीक है, हम चीज़ों को इस वजह से सीख रहे थे ताकि हमको पता चल सके कि इनके उपयोग क्या है, यानी कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने इन सारी प्रॉपर्टी को समझा था। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि इनका यूज़ क्या है और कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है, क्या जाता है। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना। तो देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का मैं ट्राई करूंगा। आई होप आपको समझ में आए, और प्लीज़ समझने का ट्राई किया कीजिए, और जैसा भी आपको लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड एंड सिल्वर, देखिए आपने अपने घर में जितनी भी फीमेल्स होंगी, जितनी भी महिलाएं होंगी, उनको आपने गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में तो सुना ही होगा। सोना और चांदी के बारे में तो आपको पता होगा, जिनका यूज गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज किसके लिए किया जाता है, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ही सिंपल था, और ये चीज आप अपने पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और पेपर में भी लिखा, क्योंकि ज्वेलरी है ना भाई, गोल्ड एंड सिल्वर जाहिर सी बात है एक मेटल है, तो हम इसके बारे में बता ही चुके हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का यूज कहाँ किया जाता है, ज्वेलरी में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था। जब मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हो ये ना केवल अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप जब तक फर्दर स्टडी करोगे, जब तक भी आप स्टडी करोगे तब तक के लिए इंपॉर्टेंट है। और जाहिर सी बात है ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 10th तक जितने भी टॉपिक आते हैं वो आपके लिए बेसिक बनाने का, यानी कि जब एक घर बनता है ना तो एक बेस होता है, तो ये बेस बनाने का काम करते हैं। अभी तक 10th तक आप जितने भी टॉपिक सीखते हो वो आपके लिए हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ना केवल साइंस की बात करो, बल्कि मैथ में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी आप टॉपिक सीखते हो वो आपको क्या करते हैं, बेस बनाने का काम करते हैं। तो आपको सारे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। ये आपको मैं बता चुका था, थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आगे वाला वीडियो जाके देखिए, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इस वजह से हम इनका यूज क्या करते हैं, वेसल्स ऑफ मेटल आर यूज्ड इन कुकिंग। हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी समझा रहा था कि क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इस वजह से हम इनका यूज अपने घर में जितने भी इक्विपमेंट करते हैं, खाना बनाने के लिए जितने भी वेसल्स का यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल का यूज करते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आल्सो इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ
हीट तो होते ही हैं, साथ में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इसी वजह से जितने भी आप वायर यूज करते हैं, जितने भी आपके घर में कॉपर का वायर आपने देखा होगा, ठीक है, तो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, ये सब क्या, जितने भी वायर आप यूज करते हैं तो हीट को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मेटल का यूज करते हैं। ओके, तो सो दे आर यूज्ड इन वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एप्लायंसेस। ओके, ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। जिसके बात करते हैं एल्युमिनियम, इट इज यूज्ड टू मेक हाई इलेक्ट्रिक वायर। इसका यूज क्या करते हैं, हाई इलेक्ट्रिक वायर, मतलब जब ज्यादा लाइट कंडक्ट करनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम को यूज करते हैं। एंड फॉइल्स इज यूज्ड एज अ पैकेजिंग मटेरियल फॉर फूड मटेरियल एंड मेडिसिन। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इनके फॉइल्स करते हैं। फॉइल्स क्या होता है, आप पतली पन्नी जानते हो, आप अगर कभी भी मतलब कभी भी आप वहां पे गए होंगे, किसी हलवाई की दुकान पर गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो मिठाई होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक पतली सी फॉइल्स होती है जो कि एल्युमिनियम की बनी होती है, ठीक है, या सिल्वर की बनी होती है, या सोने की भी बनी होती है। तो जिनका यूज क्या करते हैं हम लोग, पैकेजिंग में करते हैं। किसका पैकेजिंग में करते हैं, पैकेजिंग में करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल फॉर फूड मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल की पैकेजिंग करने में, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड मेडिसिन में, और इसका मेडिसिन में भी मतलब मेडिसिन में भी इसका यूज होता है पैकेजिंग करने में, ठीक है। मरकरी इज यूज्ड थर्मोमीटर। देखिए मरकरी क्या होती है, जैसे मैंने आपको सबके बारे में बताया था कि मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। उसमें क्या होती है, ये एक्सेप्शनल होती है, ये क्या होती है, ये सॉलिड नहीं होती, ये क्या होती है, लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग क्या कहाँ करते हैं, थर्मामीटर में करते हैं। आपने देखा होगा थर्मामीटर में जो पारा होता है वो क्या करता है, वो मरकरी का हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, जिंक, मेटल लाइक जिंक आर यूज्ड टू कोट अदर मेटल्स टू स्टॉप देम फ्रॉम कोरोडिंग। मैंने आपको कोरोडिंग बताया था, जंग लगने वाली प्रोसेस आपको याद होगी, ठीक है। क्या कर लेते हैं कि ये लोग मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, जंग, रस्ट बना देते हैं। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखिए जब शिप जो होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, जब वो पानी में उतरते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, शिप हो गए या वाटर ले जाने वाले जो भी टैंक हो गए, वो पाइप होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, को एक हमने प्रोसेस आपको बताई थी कि गैल्वेनाइजेशन, जिसका यूज करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिंक का यूज करते हैं, ठीक है। तो शिप आर कोटेड विद ऑक्साइड ऑफ जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन फ्रॉम द साल्टी वाटर ऑफ सी। ये भी मैं आपको बता चुका था, ठीक है, कि जिंक का हम लोग यूज क्यों करते हैं, जिंक का हम लोग यूज करते हैं, शिप आर कोटेड विद ऑक्साइड ऑफ जिंक। शिप को क्या करते हैं, जो शिप होता है जिसमें मतलब जो सॉल्टी वाटर से टच होने वाला पार्ट होता है, उसको क्या करते हैं हम जिंक ऑक्साइड से कोट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि उसको बचाया जा सके कोरोजन ऑफ साल्टी सी वाटर। ओके, जिसके बाद अब हमारा जो लास्ट पॉइंट बचता है वो क्या है, प्लेटिनियम इज यूज्ड इन मेडिसिनल इक्विपमेंट। प्लेटिनियम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिसिनल इक्विपमेंट में करते हैं। देखिए अब मैंने इतने पॉइंट आपको क्लियर करवा दिए। देखिए क्या इतने ही पॉइंट होते हैं, नहीं, इतने पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया ओवरव्यू देना था तो मैंने आपको लिख दिए। इतने ही पॉइंट नहीं होते हैं, अगर पॉइंट लिखने पे आ गए तो बहुत सारे पॉइंट है, शायद मेरे मैं इसमें 15 लेक्चर भी कर दूं फिर भी मैं कवर ना कर पाऊं। तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको वर्क करना है, ठीक है। इन पॉइंटों को समझिए, और अगर आपकी बुक में ऐसे और पॉइंट हैं उनको भी मुझे बताइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, तो अब बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल के बारे में, कि हमारा जो नॉन मेटल है उनका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में। यूजेस ऑफ नॉन मेटल के बारे में, जबकि हम मेटल के बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखते हैं नॉन मेटल का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, जिसकी वजह से हमने सारे चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी कि वाटर को प्यूरिफाइड करने में, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रखे हैं जो कि क्या है आप वहां पे लिख सकते हो, जो कि क्या है, एक नहीं होते हैं कि हर चीज की एक मतलब एक जान होती है, कि मतलब वो बहुत ही आपको टीचर को लगेगा कि आप बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरह पढ़ के आया, बच्चे ने क्या किया है, अच्छी तरह से मतलब पूरे चैप्टर को एनालाइज किया है। तो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं जो मतलब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में, यानी कि वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, जैसे हम लोग भी काफी सारी चीजों का यूज करते हैं। जब क्या होता है, माउंटेन में जाते हैं, माउंटेन में गया, मान लीजिए कोई भी माउंटेन में गया या फिर कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे तो आप आरओ लेके नहीं जा सकते, तो वहां पे क्या करते हैं कि आप कुछ ऐसी चीजों का यूज करते हैं जिससे क्या हो, वाटर को सेफ रखा जा सके, ठीक है। वाटर में, क्योंकि वाटर को जब लोग ऊपर जाते हैं, जैसे कहीं पे भी किसी जंगल में गए
गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब लोग ऐसे शूटिंग करते हैं या हमारे जो देश के जितने भी मतलब सैनिक हैं वो ऐसे जब करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। क्लोरीन या ऐसे कुछ नॉन मटेरियल का यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाइड किया जा सके, ठीक है। और जो हमारे यहाँ आपने देखा होगा टंकियाँ जो होती हैं उनमें भी इन सब प्यूरिफिकेशन का यूज़ किया जाता है ताकि पानी जो है वो साफ रहे, ठीक है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर होते हैं जिससे क्या होता है हमारी फसल अच्छी हो सके, उनमें हम क्या करते हैं, नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। और आपने क्रैकर्स के बारे में पढ़ा होगा, मतलब जो पटाखे जो आप दीपावली पे छुटाते हो तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए थे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो क्लोरीन का यूज कहाँ होता है, इट इज यूज्ड टू वाटर टू किल जर्म इज कॉल्ड क्लोरेशन, ठीक है। तो क्लोरीनेशन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज कहाँ किया जाता है, वाटर में किया जाता है किल जर्म के लिए, जो कि मैंने आपको ऊपर पॉइंट लिख दिया था, वाटर प्यूरिफिकेशन में मैंने लिख दिया था ऑलरेडी, ठीक है। जिसके बाद आयोडीन आपको पता है नमक में यूज होता है। मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा सरल है कि आप उनको लिख सको आसानी से, ठीक है। इसके बाद आप अगर इसके ऊपर पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी समझ सकते हो अगर आपको ये पॉइंट पता होंगे, ठीक है। फास्फोरस का यूज कहाँ करते हैं, फास्फोरस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मैच स्टिक, या जो आप माचिस यूज करते हो ना वहां पे क्या होता है, फास्फोरस का यूज होता है। फायर वर्क में भी फास्फोरस का यूज होता है, ओके। जिसके बाद अब हमारा आता है ग्रेफाइट, इट इज यूज्ड टू इलेक्ट्रोड, जो आप ड्राई सेल यूज करते हैं ना, जो आप सेल यूज करते हैं बैटरी में, रिमोट में, और रिमोट में यूज करते हैं या बहुत सारे इक्विपमेंट में यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ऐसे सेल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। और जो आप पेंसिल यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, जो उसकी लीड होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। जिसके बाद हम लोग बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर इज यूज टू गन पाउडर, इसका यूज गन पाउडर में किया जाता है, प्लास्टिक में, डिटर्जेंट में एंड सिंथेसाइज फाइबर में किया जाता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में भी इसका यूज किया जाता है। नाइट्रोजन आपको पता होगा बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो उसका यूज क्या होता है, बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट में किया जाता है। मैं आपको बता दिया जो इसकी मेन क्वांटिटी, मतलब मेन चीज है जो आपको बता दिया कि मतलब ये क्या तो बहुत ज्यादा ही ठंडी होती है। तो नाइट्रोजन इज यूज टू फूड पैकेजिंग, इसका यूज कहाँ किया जाता है, फूड पैकेजिंग में किया जाता है। एंड इट इज रिमूव द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ये कर देती है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर को जो होता है वो उसको रिमूव कर देती है, इस वजह से इसका यूज क्या किया, फूड पैकेजिंग में किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन इज यूज टू मेक माइक्रोचिप्स, जो आपने कंप्यूटर यूज किया होगा ना, कंप्यूटर में जो अंदर इक्विपमेंट बने होते हैं उनमें क्या होता है, सिलिकॉन का यूज होता है। एंड कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। तो क्या होता है, माइक्रोचिप्स फॉर कंप्यूटर डिवाइसेस एंड एज इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, मतलब ये क्या होते हैं, इंसुलेटिंग, ये इंसुलेटिंग होती है, मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रिक को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में नहीं करती है, मतलब इधर से उधर तक पहुंचाने का काम नहीं करती है। तो इसका यूज क्या कहता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में किया जाता है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा ना कि भाई हमको इंसुलेटर, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस बनाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक मान लो कोई चीज बना रहे हैं, तो हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो कंडक्टर की, एक इंसुलेटर की। क्यों, क्योंकि बहुत, अगर आप मान लो कोई इलेक्ट्रिक चीज़ बना रहे हैं, अगर उसमें कंडक्टर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो आपका काम नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप उसमें इंसुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो आप उसको कैसे टच कर पाएंगे, भाई आपको तो टच करना जरूरी है ना। जैसे आप मान लो अपने घर में हीट का, मान लो आपने हीट की कोई चीज़ बनाई, आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाने का मैंने एग्जांपल काफी बार लिया बिकॉज ऑफ ये सबने किया होता है, ठीक है। सारे बच्चों ने किया होगा तो उनको अच्छी तरह बेटरली रिलेट कर पाएंगे, ओके। तो आप जब कोई भी चीज करते हैं, मान लो आप घर में कुछ भी बना रहे हो, तो आप जब भी जो भी वेसल्स का यूज कर रहे हो, जो भी पॉट का आप यूज कर रहे हैं, तो अगर उसमें इंसुलेटर नहीं होगा तो आप उसको खुद भी टच नहीं कर पाएंगे। जब आप खुद टच नहीं कर पाएंगे तो फायदा ही क्या है, जब आप उसमें वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इंसुलेटर का यूज होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, इस वजह से इसका भी यूज इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में होता है। ऑक्सीजन क्या होता है आपको पता है, रिस्पायरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हम लोग एक रिस्पायरेटरी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिस्पायरेटरी गैसेस होती हैं। इसका यूज क्या होता है, इसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन। आपने टैंक बहुत सारे देखे होंगे हॉस्पिटल में जो यूज होते हैं, वो भी तो ऑक्सीजन होती है उसमें, ठीक है। और जिसके बाद मैंने हीलियम को नहीं लिया है, तो हीलियम आपको पता ही होगी, जो बैलून होते हैं जो ऊपर उड़ रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हीलियम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो हीलियम इज यूज्ड टू फिल बैलून। यहाँ पे मैंने बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। इतने पॉइंट अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 60% मेरे लेक्चर पे पढ़ के जाते हैं तो आपको
आपको सारे पॉइंट बेटरली आते होंगे, मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं। तो उसके बाद आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़ने की और जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।